हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स फॉर यू। आज की क्लास में हम बैंकिंग चैप्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा इस पे चलते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम जल्दी से जल्दी जो है इसको कवर कर सकें। आपकी जो 12th स्टैंडर्ड की बुक्स हैं उसमें शायद ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, बट आई थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट कि थोड़ी सी आपको इंडियन बैंकिंग की जो हिस्ट्री है थोड़ी सी वो आपको पता होनी चाहिए। तो लाइट ऑन अ लाइट नोट में थोड़ा थोड़ा जो है आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले बैंकिंग जो सिस्टम है, सबसे पहला बैंक जो है इंडिया में वो आता है 1770 में। सो द फर्स्ट बैंक विच वाज सेट अप इन इंडिया इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ प्रिंसली स्टेट्स के जो है आहिस्ता आहिस्ता और बैंक्स बनते गए, जैसे 1806 में बैंक ऑफ कैलकटा आया, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे आया और 1849 में बैंक ऑफ मद्रास आया। कई टाइम तक क्या हुआ कि ये बैंक्स जो है ये इंडिविजुअली फंक्शन करते रहे। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद 1921 में इन सब बैंक्स जो हैं, ये चारों बैंक्स जो थे ये मिलकर, ठीक है, ये अमेलगमेट हो जाते हैं एक साथ मिलकर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है 1921 में जो है ये बन जाता है, इन चारों बैंक्स को मिलाकर। जैसे आज भी होता है ना, कई सारे जो नेशनलाइज्ड बैंक थे वो अमेलगमेट हो गए और फिर वो एक सिंगल बैंक बन गए, राइट। तो मर्ज कर जाते हैं कुछ बैंक्स एंड देन दे बिकम अ सिंगल बैंक। वही हुआ 1921 में भी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था ये इन्हीं चारों बैंक से आया, जो कि है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, वी ऑल नो कि एसबीआई जो है इंडिया का एक बहुत बड़ा जो है कमर्शियल बैंक भी है। ठीक है। तो एसबीआई जो है वो 1955 में क्या हुआ, इसको रीनेम कर दिया गया। किसको? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही जो था इसको रीनेम कर कर एसबीआई बना दिया गया। तो अगर एसबीआई का कोई रूट देखेगा तो जो रूट है एसबीआई का वो तीन इन जो प्रेसिडेंशियल उस वक्त जो स्टेट्स होती थी उनका बैंक और जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है उसको मिलाकर पहले इंपीरियल बैंक बना एंड देन 1955 में उसको रीनेम कर दिया गया टू एसबीआई। अब थोड़ी सी और आपके लिए क्या नॉलेज है कि आरबीआई जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक जो है वो पूरे के पूरे नेशन का, पूरी जो स्टेट इन द सेंस स्टेट, आई एम हियर रेफरिंग टू द नेशन, मतलब टू अ कंट्री। तो पूरे के पूरे नेशन का जो है वो सेंट्रल बैंक होता है, दैट इज वो गवर्नमेंट का बैंक होता है, वो सारे बैंकर्स का बैंक होता है। सेंट्रल बैंक, देयर इज ऑलवेज वन सेंट्रल बैंक। ओके। सो सेंट्रल बैंक मतलब सबसे ऊपर एपेक्स बैंक जो हो गया, दैट इज द सेंट्रल बैंक। एंड देन कम्स द कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो एक्चुअली जो बाकी सारी फैसिलिटीज होती हैं लोगों के लिए, जो पीपल्स बैंक होता है, दे आर द कमर्शियल बैंक एंड द आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक और द गवर्नमेंट्स बैंक। ठीक है। तो अब हम पहले यहाँ पे बात करते हैं हमारे सेंट्रल बैंक की, जो है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो किस तरीके से स्टैब्लिश हुआ? अब 1922 में क्या है, हिल्टन यंग कमीशन आती है। तो हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशंस पे ही क्या होता है कि आरबीआई जो हमारा बैंक है ये एस्टैब्लिश होता है। ऑल राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आई एम श्योर आप लोगों को सुन के हैरानगी भी होगी, अच्छा भी लगेगा, आई डोंट नो। अगर आपको पहले पता हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता हो तो इट्स अ न्यू नॉलेज फॉर यू कि आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये तीन कंट्रीज का सेंट्रल बैंक रह चुका है। पाकिस्तान तो इट इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि सिंस वी ऑल नो दैट पाकिस्तान एंड इंडिया, देयर वाज अ टाइम व्हेन दे वर वन एंड देन दे गॉट पार्टीशन। सो वी ऑल नो कि पाकिस्तान तो चलो इट इज जेन्युइन, वो रहा होगा। बट देन कुवैत, RBI was a central bank to Kuwait as well, and that too up to 1959। 1959 तक कुवैत का भी जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई रहा है। एट द सेम टाइम बर्मा का 1947 तक बर्मा का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई रह चुका है। एंड देन जुलाई 1948 तक पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक भी आरबीआई रह चुका है।
सो अ लिटिल मोर इंफॉर्मेशन फॉर यू। जो हिल्टन यंग कमीशन थी, उसकी जो उन्होंने उसमें डिसाइड किया, ठीक है, उसके बेसिस पे 1934 में एन आरबीआई एक्ट वाज पास्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इनिशिएशन होता है आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट का। देन 1 अप्रैल 1935 को क्या होता है कि आरबीआई जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है पूरे तरीके से इंडिया में। तो आरबीआई जो है वो इंडिया में कब एस्टैब्लिश हुआ है? 1935 में, 1 अप्रैल 1935, एंड अंडर विच कमीशन? इट वाज हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। देन 1935 में जब एस्टैब्लिश हुआ है से लेकर 1937 तक आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर रहा है? कोलकाता में हुआ है। और 1937 के बाद इट वाज देन शिफ्टेड टू मुंबई। तो इवन दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आगे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने वाले हो, तो इफ यू कैन रिमेंबर इट, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है इट इज इन मुंबई प्रेजेंटली, एंड इट वाज इन कोलकाता व्हेन इट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड। All right, then there is this little information left for you that 1969 May there what happened? There was a nationalization of banks, and in 1969 only 14 banks were nationalized. So what do you mean by nationalization of banks? So banks तब nationalize होते हैं जब क्या होता है कि state government या आरबीआई फोर से, क्योंकि आरबीआई भी जो है वो गवर्नमेंट का ही बैंक है। सो व्हाट हैपेंस इज जब वो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर आ जाते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स जो होते हैं उनको गवर्नमेंट अपने कंट्रोल के अंडर ले लेती है, देन दैट इज व्हाट वी कॉल एज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो ये नेशनलाइजेशन क्यों की गई थी? नेशनलाइजेशन इसलिए की गई थी ताकि कंट्री की डेवलपमेंट हो सके, लोगों का जो वेलफेयर है उस पर ज्यादा फोकस दिया जा सके। वो कब होगा? जब गवर्नमेंट अपनी जो वेलफेयर बेस्ड पॉलिसीज हैं उनको जो है डायरेक्ट करेगी इन बैंक्स में भी। तो उस वक्त काफी जो है बैंक्स की नेशनलाइजेशन हुई। देन सिक्स मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1980। लेटर व्हाट हैपेंड? ये जो नेशनलाइज्ड बैंक्स थे, काफी सारे बैंक्स, जैसे हमने देखा कि 14 और 6 नेशनलाइज जो बैंक्स जो है नेशनलाइज हुए, मतलब 14 और 6 कितने हो गए? 20। तो ये जो 20 नेशनलाइज्ड बैंक्स थे, ये भी इन्होंने क्या किया कि कई बैंक्स जो है एक साथ जो है वो मिले और देन ये एक बैंक जो है बन गए। मतलब 1990s में यहाँ पे क्या हुआ कि इन नेशनलाइज्ड बैंक्स की अमेलगमेशन हुई, और देन ये क्या हुए, जैसे यहाँ पे हमने देखा था इनिशियली क्या हुआ था, 4 बैंक्स जो है ये अमेलगमेट होकर जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हुआ? अमेलगमेशन हुआ। अच्छा, अब चलते हैं हम जो आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली दिया है। तो सबसे पहले आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में जो है क्या डिफरेंशिएशन है। जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है वो लोगों के लिए होता है ना। तो कमर्शियल बैंक का जो मेन पर्पस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस जो कमर्शियल बैंक्स का होता है, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स। ये जो दो हैं, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। हम सबको पता है कि जो सेंट्रल बैंक है हमारा, जैसे कि आरबीआई है, आरबीआई ये दो काम नहीं कर सकता है, आरबीआई में ये दोनों काम नहीं होते हैं। हम अपना जो भी अमाउंट है वो जाकर आरबीआई में जो है नहीं डिपॉजिट करवा सकते हैं कि हम बोलेंगे कि हम आरबीआई यूज करें, नो वी कैन नॉट डू दैट। हमारे लिए जो है कमर्शियल बैंक्स, बाकी कमर्शियल बैंक्स जो है वो अवेलेबल है, जो क्रेडिट क्रिएशन भी करते हैं। सो वन बेसिक फंक्शन इज दैट दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड देन लैंड लोन्स ऑन रिक्वेस्ट। जिन लोगों को लोन्स चाहिए होते हैं उन लोगों को लोन्स दिए जाते हैं। देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन आपके सिलेबस से भी अगर देखा जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको मैं अलग से कवर करूंगी क्रेडिट क्रिएशन को। सो जस्ट फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग आई विल लेट यू नो क्रेडिट क्रिएशन में होता क्या है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज जब भी हम लोग अपना कुछ भी अमाउंट जो है बैंक्स में डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है, सो व्हाट डज बैंक डू कि उनको कुछ एक लिमिटेड जो है रेशियोज होते हैं उनके, ठीक है, एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, आफ्टर कीपिंग दैट उसको साइड पे करके व्हाट दे डू इज कुछ रेशियो को छोड़ के आधा रेशियो उसमें से दे कीप असाइड, एंड देन जो भी लोग लोन्स लेते हैं वो उसमें इंक्लूड कर देते हैं।
अब बैंक्स को तो पता है कि अगर 200 लोगों ने वहां पे अपने डिपॉजिट्स जो हैं वो सबमिट करवाए तो सारे के सारे लोग एक टाइम पे आके तो डिपॉजिट्स नहीं मांगेंगे। अब और ये भी है कि जितना भी पैसा आपने जमा कराया है, से आपके बैंक का बैलेंस है 60,000 फॉर से, तो आप 60 का 60,000 एक साथ नहीं निकाल लोगे। देयर विल बी सच केसेस एज वेल, बट वो एक्सेप्शनल केसेस होंगे, है ना। तो उस वजह से बैंक क्या करता है कि ये भी जो पैसा होता है वो शॉर्ट टर्म जो लोन्स होते हैं उनमें लगा देता है। देन हमें पता है कि जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो वहां पे क्या इंटरेस्ट मिलता है। फिर वो जो इंटरेस्ट होता है उससे क्या हो जाती है, क्रेडिट क्रिएशन हो जाती है, यानी कि पैसा जो है वो और जनरेट हो रहा है। सिंस क्या होता है कि और इसमें एज्यूम किया जाता है कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स जो है वो बैंक के बीच में ही हो रही है। कैसे, देखो, अगर हम किसी को आजकल तो वैसे भी इट इज बिकमिंग अ रियलिटी, बट अर्लियर टाइम्स में ऐसा था नहीं, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता था। जैसे हमें अगर किसी को ट्रांसफर करना होता है तो हम किसी के बैंक अकाउंट में करते हैं, राइट। हम एक्चुअली उसको कैश नहीं दे रहे हैं ना, हम उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड देन वो किसी और के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। तो अगर सही तरीके से देखा जाए सारा का सारा पैसा है तो बैंक के पास ही ना। इसीलिए जो है ये जो ऑनलाइन हमारे पेमेंट मोड्स होते हैं इनको इतना एनकरेज भी किया जाता है, क्योंकि जितना पैसा जो है बैंक्स में रहेगा उतनी ही ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगी, जितनी ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगी उतनी ज्यादा अच्छी बात है, राइट। तो इसको इसलिए भी जो है वो प्रमोट किया जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी ट्रांजेक्शन्स जो है वो ऑनलाइन करें। क्यों, आप कई दफा देखते हैं कि आप जब भी किसी साइट पे पेमेंट जब करते हैं तो तब आपको ऑफर्स मिलते हैं 10% कैश बैक विद दिस क्रेडिट कार्ड, विद दिस डेबिट कार्ड, है ना, बहुत देखा होगा आपने। तो वो सब इसीलिए होता है कि जो एक्चुअल अमाउंट है वो उन्हीं के पास जो है वो रह जाए, बैंक्स के पास ही रह जाए, और वो इन कैश ना आए। क्योंकि जो भी पैसा हमारे हाथ में होता है, वॉट एवर अमाउंट इज इन कैश, वो जो है वो यूज नहीं हो पाता है इन क्रेडिट क्रिएशन। तो ये तीन जो है ये बहुत बेसिक फंक्शंस है कमर्शियल बैंक्स के। इसको छोड़ के जो है कुछ और फंक्शंस भी हैं जो हम डिटेल में जो है आगे पढ़ेंगे। पहले हम कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक के फंक्शंस देखेंगे। क्रेडिट क्रिएशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसको एक सेपरेटली मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसके साथ आई टीच यू मल्टीप्लायर एज वेल, क्योंकि दे बोथ आर वेरी मच रिलेटेड। इसको कमर्शियल बैंक्स करने के बाद हम फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक जो करेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी दफा पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। इनफैक्ट आई थिंक when I was in 12th standard this question was asked as well, कि what are the functions of the central bank of a country। तो हम वो खत्म करेंगे, एंड देन अगर जो है टाइम बचा तो हम जो इसके टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सेंट्रल बैंक के वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, वरना वील कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो। सो कमर्शियल बैंक्स,